नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप प्लेयर इंस्टीट्यूट पे। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो होगी संज्ञा की। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और संज्ञा का सभी थ्योरी सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरी सेक्शन के साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल को भी पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ में थ्योरी आपको कराने से मतलब फ़ायदा ये होगा कि आपको थ्योरी आसानी से समझ में आ जाएगी, उसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब थ्योरी क्लियर हो जाती है तो एग्जाम्पल आप किए ही हो क्वेश्चन के साथ में। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। ये क्लास आप देखिए, इसके बाद आपको रिजल्ट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो मैं संज्ञा आपको बढ़ा रहा हूँ। तो संज्ञा में आप केवल एक चीज़ अपने दिमाग में नोट करिए, और वो क्या है? वो है नाम। अब आप सोचोगे मैं नाम क्यों लिख रहा हूँ? तो देखिए, नाम का मतलब हो गया इस संसार में जो भी चीज़ें होंगी उनका एक पर्टिकुलर नाम होगा। जैसे आप हो तो आपका भी एक नाम होगा, मैं हूँ तो मेरा भी एक नाम है, ये बोर्ड है इसका भी एक नाम है, बोर्ड, वाइट बोर्ड। तो इस संसार में कोई भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग, सभी चीज़ें, उनका एक नाम होता है। जो भी नाम होता है, अलग अलग जगह का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग शहरें होते हैं उनका नाम होता है, पर्वत, पहाड़, कुछ भी नाम है, उस नाम को ही हम क्या कहते हैं? उस नाम को ही हम कहते हैं संज्ञा। तो आप समझ गए होंगे मैंने नाम क्यों लिखा। तो उसी नाम को हम लोग कहते हैं संज्ञा। दुनिया का कोई भी नाम, कोई भी नाम, वो क्या है? संज्ञा है। ABCDEFZYZ कुछ भी अगर हमने नाम रख दिया, आपका नाम डब्लू है तो डब्लू क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अगर मैंने आपका नाम रख दिया मुकेश तो मुकेश क्या हो गया? संज्ञा हो गया। मैंने ले लिया नाम पर्वत तो पर्वत क्या हो गया? संज्ञा हो गया। कोई भी नाम हमने ले लिया वो संज्ञा हो गया। अब जैसे देखिए, हमने लिया दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? दिल्ली एक शहर का नाम है, तो शहर का नाम है दिल्ली, तो इसका मतलब क्या है? दिल्ली। दिल्ली संज्ञा हो गया। हमने ले लिया सुंदरता, सुंदर, सुंदर क्या है? सुंदर तो कोई क्या है? भाव है। कोई व्यक्ति सुंदर है कि नहीं सुंदर है तो अलग अलग व्यक्ति को लगता है। एक ही व्यक्ति को कोई सुंदर लगता है, कोई सुंदर नहीं लगता। मान लीजिए कोई आपका मित्र है, वो आपको सुंदर लग रहा है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को वो सुंदर नहीं लग रहा है। तो ये सुंदर क्या है? ये सुंदर है एक प्रकार का भाव। तो ये कैसा हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। तो संज्ञा के प्रकार में हम आपको पढ़ाएंगे क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। अभी तो आप संज्ञा की परिभाषा समझिए। तो सुंदर क्या हो गया? परिभाषा हो गया। अभी मैं आपको एक शब्द दे दूं, मित्रता। तो मित्रता क्या है? क्या मित्रता आप देख सकते हो? नहीं, मित्रता एक भाव है। तो भाव का भी तो नाम है मित्रता। आखिर जो भी भाव उत्पन्न हो रहा है उसका भी नाम है। तो भाव का नाम क्या है? मित्रता। और वो क्या है? संज्ञा है। तो जितने भी आप देखिए हमने यहाँ पे नाम लिखा है, ये सब आपको क्या है? ये सभी संज्ञा है। A to Z जितने नाम हमने लिख दिया ये सब संज्ञा है। तो इसी को मैं आपको परिभाषा से बताता हूँ, समझाता हूँ। आप हमारे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, परिभाषा को भी नोट कर लीजिए, या फिर आप वैसे ही पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेके। तो परिभाषा क्या है? हम परिभाषा लिखते हैं इसका, संज्ञा की परिभाषा। तो परिभाषा कहता है कि किसी भी, हमने कहा ना दुनिया का, संसार का कोई भी नाम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, हमने भाव भी तो आपको पढ़ाया। मित्रता क्या था? भाव था। गुण, गुण मतलब जैसे कोई क्रोधी हो गया, कोई क्या हो गया? कोई क्रोधी व्यक्ति हो गया, क्रोधित। तो क्रोधित है तो क्रोधी स्वभाव का मतलब उग्र स्वभाव का, तो उसका गुण है वो उग्र होने वाला व्यक्ति, हमेशा उग्र ही रहता है, हमेशा नाराज ही रहता है, कुछ भी कर दो उसको। तो उसका एक गुण है अच्छा होना। जैसे मैंने कहा कि राम अच्छा व्यक्ति है, तो अच्छा क्या है? अच्छा उसका गुण है, लेकिन वो भी तो एक नाम है। गुण हो या दोष हो, कुछ भी हो, वो नाम ही होगा, उसका भी तो एक नाम है। गुण दोष भी एक प्रकार का नाम ही है। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण, आप नोट कर लीजिए, दशा आदि के नाम को क्या कहते हैं? आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार आप नोट कीजिएगा, गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पे भी आपको मिलेगा नाम। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी दुनिया की चीज़ें हैं, उसका जो नाम है वही नाम क्या है? संज्ञा है। यानी कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं, और नाम के बिना किसी की पहचान नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब संज्ञा के बिना भी पहचान नहीं होगी। संज्ञा के बिना पहचान क्या होगी? अधूरी होगी। कैसे अधूरी होगी?
मान लीजिए आपका नाम है कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए आपका नाम है कोई नाम ही नहीं याद आ रहा, गजब। मान लीजिए आपका नाम क्या है, आपका नाम है महेश, और हम आपका नाम हटा दें, तो अब बताइए आपको महेश को हमें बुलाना होगा तो हम कैसे बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, हम आपको कैसे बुलाएंगे महेश। महेश अगर आपका नाम होता, आपका नाम नहीं हटा होता तो हम आपको बुलाते महेश, तो आप समझ जाते हमको बुलाया जा रहा है। लेकिन अब आपका नाम ही नहीं है तो आपको कोई कैसे बुलाएगा, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, तो फिर मतलब ओ भाई साहब ही ओ भाई साहब हो जाएंगे, सब ओ भाई साहब हो जाएंगे। तो इसलिए नाम बहुत ज़रूरी है, बिना नाम की किसी की पहचान नहीं होता। आज हमारे मोदी जी भी हैं तो उनकी भी नाम की वजह से ही पहचान है ना। तो इसी तरीके से नाम भी कंपलसरी है, और संज्ञा क्या है, संज्ञा बेसिकली नाम ही है, तो संज्ञा के बिना पहचान संभव नहीं है। ये तो रही आपकी संज्ञा की परिभाषा। अब संज्ञा को जब डिवीजन करना हो, यानी कि संज्ञा को अगर बांटना हो, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि विद्वानों में मतभेद ना हो। तो इस प्रक्रिया में भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा, बहुत ज़्यादा मतभेद। किसी ने कहा जी 3 प्रकार, किसी ने कहा जी 5 प्रकार। हम दोनों आपको बताएंगे, एग्जाम में आपको 3 लगाना है या 5 लगाना है, ये भी आपको बताएंगे आपको क्या लगाना है परीक्षा में और किस पे आपको नंबर मिलने हैं। तो 3 प्रकार और 5 प्रकार वाले कन्फ्यूजन आपको इसी वीडियो में आज दूर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, संज्ञा के प्रकार को जब हम बांटते हैं, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार में आपको कहीं कहीं 3 प्रकार देखने को मिलेगा और कहीं कहीं 5 प्रकार देखने को मिलेगा। इसमें आपको घबराना नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि मुख्यतः बताइए, किस शब्द का प्रयोग करें, मुख्यतः, मुख्यतः आपसे पूछे इस शब्द का प्रयोग करें, तो आप नोट कर लीजिए संज्ञा कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होगी। पहला प्रकार क्या हो गया, पहला प्रकार हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, नोट करते चलेंगे आप हमारे साथ। और दूसरा प्रकार क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। साथ ही तीसरा प्रकार क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। इतना आपने नोट कर लिया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, ठीक है, नोट कर लिया। अब तो रही ये 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किस में रहेगा, मुख्यतः में रहेगा। अगर आपसे पूछे मुख्यतः संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो आप बताएंगे जी 3 प्रकार हैं। लेकिन अब जिन विद्वानों ने 5 प्रकार से बांटा था, उन्होंने कहा कि आपके भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक तो हैं, लेकिन इसमें जो 2 होते हैं, समूहवाचक और कौन सा, द्रव्यवाचक, वो कहाँ चले गए। तो जो 3 प्रकार से डिवाइड किए होते, ये थे बड़े होशियार, बहुत होशियार थे। इन्होंने कहा वो कहीं गए नहीं हैं, हम उनको जी इसमें रख दिए हैं। किसमें, इसमें रख दिए हैं, इसी में रख दिए क्या, द्रव्यवाचक। जातिवाचक में ही रख दिया उन्होंने द्रव्यवाचक, और इसी में रख दिया समूहवाचक। देखिए, कहने वाली बातें हैं, कहने को तो यहाँ 3 प्रकार हैं, मुख्यतः पूछ रहा है, लेकिन आप देखिए 5 नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये अपना अपना सोचने समझने का विद्वानों का स्तर रहा होगा। इन्होंने जो है जातिवाचक के अंतर्गत द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी रख दिया। ये तो रही मुख्यतः वाली बात। लेकिन अगर आपसे जनरली संज्ञा का प्रकार पूछता है कि संज्ञा कितने प्रकार की है, एग्जाम में आपको मुख्यतः शब्द का कोई यूज नहीं दिया, उसमें मुख्यतः वगैरह नहीं दिया है, तो आपको सीधा सीधा लगाना है, क्या लगाना है, संज्ञा के 5 प्रकार, 5 प्रकार आप लगाओगे। और वो 5 प्रकार कौन कौन से होंगे, इसे भी आप नोट कर लीजिए। नंबर फर्स्ट, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूंगा, नंबर फर्स्ट हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यही 5 है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, बशर्ते ये जो है डायरेक्टली है किसी के अंतर्गत, जैसे यहाँ जातिवाचक के अंतर्गत द्रव्यवाचक और समूहवाचक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सभी जो है अलग अलग है, जातिवाचक, और नंबर तीसरा है आपका द्रव्यवाचक, चौथा है समूहवाचक, और 5वां जो आपका है वो क्या है, भाववाचक। आप लोग एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो ये रही संज्ञा के प्रकार। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर संज्ञा का प्रकार आपसे मुख्यतः पूछे, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आप नोट कर लीजिए मुख्यतः जो प्रकार होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसी जातिवाचक संज्ञा में आपको द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला नंबर आता है, अगर आपसे पूछता है डायरेक्टली संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप आंसर लगाएंगे 5। क्या लगाएंगे आंसर लगाएंगे 5। और वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये जो 5 नाम है वो यहाँ पे भी हैं, बस यहाँ पे द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक के अंतर्गत आता है। बस इतनी सी बात है। तो विद्वानों में मतभेद था, इस वजह से अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया। आपको एग्जाम में लगाना है सही आंसर। अगर जनरली पूछता है तो आप 5 लगाओगे, अगर पूछता है मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं तो आप 3 लगाओगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा, फिर पढ़ेंगे भाववाचक और उसके बाद द्रव्यवाचक, फिर समूहवाचक। तो इसके लिए हमें इसे करना पड़ेगा रफ, मतलब कि मिटाना पड़ेगा। तो मिटाने के लिए मैं थोड़ा सा हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि शिकायत रहती है कि आप हटते नहीं हो। लीजिए मैं हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, मैं अब इसको मिटाता हूँ। अब मिटाता हूँ इसको मैं। अब आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, आप एग्ज़ाम में गलत नहीं करोगे। एक एक नंबर हमें जो है, एक एक नंबर जो है बचा के रखना है, क्योंकि सिलेक्शन जो है 1-2 नंबर से ही रुकता है। तो ऐसी हालत नहीं बनने पाए कि सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुक जाए। इसलिए हमको कोशिश करनी है कि ढूंढ के, चुन के एक एक नंबर जो है ले लेना है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट वाला, और वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? इसमें जो है आपको हमेशा किसी एक ही चीज़ के बारे में ज्ञान होगा। शब्दों से है तो सारे शब्द ही, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो केवल एक ही वस्तु के बारे में या एक ही व्यक्ति के बारे में या एक ही स्थान के बारे में आपको बताएगा। ऐसा नहीं कि मैंने कोई नाम लिया और वो कई समूह के बारे में बताने लगा, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने ले लिया कि सेना, तो सेना में बहुत से आर्मी लोग रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, तो एक समूह वाली बात हो गई। तो यहाँ पे वो समूह वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे मैं जैसे आपका नाम लेता हूँ महेश, तो आप अकेले हो। मैंने ले लिया दिल्ली, तो दिल्ली अकेले दिल्ली का नाम ले लिया। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? दिल्ली एक शहर है जो कि अकेला नाम मैंने लिया, अकेली है। ये किसी समूह को प्रदर्शित नहीं कर रही है, पर्टिकुलर सिर्फ दिल्ली को ही प्रदर्शित कर रही है। मैंने मान लीजिए आपको ले लिया जैसे कि काली कलम। अगर हमने काली कलम ले लिया तो ये केवल काली कलम को प्रदर्शित करेगा और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं केवल कलम ले लेता तो वो चली जाती किसमें? समूह में, मतलब जाति। कलम पूरे जितने कलम होते हैं, नीली, काली, पीली, लाल, हरी, गुलाबी, सबको प्रदर्शित करने लगता। तो किस में चला जाता? वो चला जाता आपके जातिवाचक में। तो इसलिए यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि काली कलम, मैंने काली कलम, अब केवल काली कलम ही काउंट की जाएगी, ऐसा नहीं कि सभी कलम को काउंट कर लिया जाएगा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। इसी प्रकार से मैं किसी व्यक्ति का नाम ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया मान लीजिए महेश, तो यहाँ पे देखिए महेश एक बंदा है, एक व्यक्ति है, उसी का नाम लिया जा रहा है। लेकिन अगर इसके स्थान पे मैं क्या ले लेता? लड़का। अब देखिए मैं लड़का ले लेता, तो लड़का ले लेने से क्या हुआ कि जितने लड़के हैं पूरे संसार में, ये तो सबके बारे में बताने लगा। भाई हर कोई लड़का ही तो होता है, हर कोई लड़का होता है। लड़के में तो बहुत सारे, सभी लड़के आ गए, लड़कियों को छोड़ दिया जाए, सभी लड़के लड़कों में आ गए। तो ये लड़का जो है व्यक्तिवाचक में नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये चला जाता है आपके जातिवाचक में। तो इसलिए महेश, दिल्ली, काली कलम, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसी को हम लोग लिखते हैं परिभाषा के रूप में। अब देखिए हम एग्जाम्पल देके आपको इसलिए समझाते हैं जिससे कि परिभाषा आपको आसानी से समझ में आ जाए। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट हम परिभाषा लिख देंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। बस यही बात है कि हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते रहते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रदर्शित
करने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आप लोग इसे जो है नोट भी कर लिया करो। नोट करने से क्या होगा, आप लिखेंगे चीज़ें ज़्यादा याद आएंगी। जैसे आप देखिए मैंने क्या लिखा, किसी भी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के नाम को प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आप उदाहरण भी लिख लीजिए, जैसे महेश, दिल्ली आदि, है ना, महेश, दिल्ली आदि। तो ये आपको समझ में आया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अब दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। आप इसे नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसमें आपको जो भी शब्द मिलेंगे, जो भी शब्द आपको दिए जाएंगे, वो शब्द अब किसी एक व्यक्ति को नहीं प्रदर्शित करेगा, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं दिखाएगा, अब वो पूरे जाति को दिखाएगा, पूरी कम्युनिटी को दिखाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ लड़का, तो लड़का पूरे लड़के जाति को दिखा रहा है, तो इसलिए लड़का क्या हो जाएगा, लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और वहीं मैं आपसे कहूँ लड़की, तो लड़की क्या दिखा रही है, लड़की पूरी लड़की कम्युनिटी को दिखा रही है, लड़की जाति को दिखा रही है, तो उसमें सभी लड़कियां आ जाती हैं, तो लड़की क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए लिखिए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैंने लिखा यहाँ पे एक जैसे आप देखेंगे मैंने लिखा यहाँ पे पर्वत। तो पर्वत क्या है, इस पर्वत में जातिवाचक संज्ञा है। कैसे जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पर्वत कहने से आपके जितने सारे पर्वत थे, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, हिमालय, शिवालिक, सभी आ गए इसमें। जितने पर्वत थे यहाँ से लेके अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका तक जितने पर्वत से सभी पर्वत आ गए इस पर्वत के अंतर्गत। इसलिए पर्वत क्या है, पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पूरे पर्वत जाति को प्रदर्शित कर रहा है। अब मैं एक शब्द और लिखता हूँ यहाँ पे, मनुष्य। तो मेरे मनुष्य कहने से इस मनुष्य के अंतर्गत इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, लड़का हो, लड़की हो, महिला पुरुष, कोई भी, सभी मनुष्य के अंतर्गत आते हैं। तो मनुष्य हमारा क्या है, एक मनुष्य पूरी होमो सेपियंस को प्रदर्शित कर रहा है। तो मनुष्य क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई, है ना, मनुष्य भी हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। मैंने यहाँ पे लिख दिया गाय। तो गाय, किसी के गाय का नाम रहता है भोली, किसी के गाय का नाम रहता है चंचल, कुछ भी नाम रहता है। तो अगर लोग नाम से बुलाते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन केवल मैं गाय की बात कर रहा हूँ। तो गाय क्या हो जाएगी, गाय हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये गाय, जितनी भी लाल गाय, भूरी गाय, सफ़ेद गाय, पीली नीली, सभी गाय को जो है बता रहा है, इस गाय के अंदर कर सभी आ जाते हैं, इसलिए गाय क्या हो जाएगी, गाय हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। यही मैं आपसे एक शब्द पूछता हूँ, मैंने ले लिया नदी। आप बताइए ये नदी कैसी संज्ञा है। नदी और गंगा, दो नाम मैं लेता हूँ, नदी और गंगा। तो देखिए नदी और गंगा, तो जो नदी है ये नदी हो जाएगी आपकी जातिवाचक, क्योंकि नदी में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, जाह्नवी, कृष्णा, मतलब सारी नदियाँ इस नदी के अंतर्गत आ जाएंगी। ये नदी सभी को प्रदर्शित करेगा, लेकिन गंगा जो है सभी नदियों को नहीं दिखाएगा, गंगा केवल गंगा को दिखाएगा। इसलिए गंगा क्या है, गंगा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और नदी क्या है, नदी है जातिवाचक संज्ञा। तो अब आप इसकी परिभाषा को समझ गए होंगे आसानी से कि वह शब्द जो एक ही प्रकार के वस्तुओं या स्थानों को प्रदर्शित करते हैं वह क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मैं अब लिखता हूँ, आपको परिभाषा नोट करनी है हमारे साथ, हम परिभाषा को अच्छे से लिख देते हैं। देखिए, वह शब्द जो एक ही प्रकार के, कैसे, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के क्या, वस्तुओं या स्थानों को प्रदर्शित करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, करते हैं
जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए, मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपको बताए हैं, उसमें से कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। जैसे कि हमने क्या लिखा था, नदी, दूसरा गाय, तीसरा आप लिख लीजिए मनुष्य। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको नहीं लिखना है, बस कुछ कुछ लिख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि जातिवाचक संज्ञा है क्या, है ना। तो आप एक बार फिर से मैं कहूँगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अब इसको मिटाने ही जा रहा हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा को। द्रव्यवाचक संज्ञा भी समझ में आ जाएगा आपको, ऐसे ही जैसे मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा को बताया, आप आसानी से समझ गए। ठीक ऐसे ही हम आपको द्रव्यवाचक संज्ञा को भी समझाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। इस क्लास का मेन मतलब है कि बच्चों को रटना ना पड़े, उनको जो है समझ में आ जाए चीज़ें। तो हम आपको बता रहे हैं क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 3 आप नोट कर लीजिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? देखिए, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, इसके नाम से आप समझ लीजिए, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। तो कोई भी पदार्थ है, जैसे कि मैं बात करूं सोना, तो सोना क्या है? सोना एक पदार्थ है ना। अभी जैसे सोना है, सोने का आपने झुमका बनवा लिया, वो भी सोने का रहेगा। सोने का आपने अंगूठी बनवा ली, वो भी सोने का रहेगा। तो सोने का जो है धातु, उससे आप कुछ भी बनवा लीजिए, वो सोने का ही रहेगा, वो जो है दूसरे धातु का नहीं बन जाएगा। जैसे आप सोने का बनवाएंगे तो लोहे का नहीं बन जाएगा, वो सोने का ही रहेगा। तो सोना क्या है? सोना एक धातु है। तो जो भी किसी द्रव्य से बनी होती हैं, द्रव्य मतलब पदार्थ, जो भी वस्तुएं किसी द्रव्य से बनी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? धातु। धातु, और जो धातु है वो धातुवाचक किस में आ जाएगा? आपके द्रव्यवाचक में। जैसे सोना हो गया, आपकी चांदी हो गया, ये सारी जितने भी मेटलिक वस्तुएं हैं ये सभी जो है धातु हैं, और ये सभी क्या कहलाएंगी? ये सभी कहलाएंगी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और जैसे एक नाम मैं ले लेता हूँ, गेहूँ। गेहूँ हो गया, कोयला हो गया, और साथ ही आपका क्या हो गया? पेट्रोल हो गया। पेट्रोल भी एक प्रकार की धातु ही है, द्रव्य से बनी हुई है, तो ये कैसी संज्ञा हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बनाएंगे? किसी भी जो हमारी धातुएं हैं, इन धातुओं को के नाम का पता चले तो वह क्या होती हैं? द्रव्यवाचक। हम इसको मिटा के अब जो है परिभाषा लिखते हैं। देखिए, अब नोट कीजिए, वह संज्ञा शब्द, वह शब्द जिनसे किसी भी धातु या द्रव्य, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये द्रव्य है, द्रव नहीं है, द्रव्य, किसी धातु या द्रव्य के नाम का पता चले उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने कई सारे आपको करा दिए, आप नोट भी कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हो जाएगा आपका कोयला, चावल, चांदी, सोना, एटसेट्रा। तो इतने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। मैंने क्या लिखा? वह शब्द जिनसे किसी भी धातु या द्रव्य के नाम का पता चले उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपका कोयला क्या है? द्रव्य है, एक पदार्थ है। और चावल क्या है? चावल भी एक प्रकार का द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ होता है। और चांदी और सोना ये क्या है? धातुएं हैं। तो कोई भी द्रव्य हो या धातु हो, उसके नाम को हम लोग क्या कहते हैं? उसके नाम को ही हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आई होप आपको द्रव्यवाचक संज्ञा को बहुत अच्छे से समझ लिया होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं भाववाचक संज्ञा को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाववाचक संज्ञा।
तो आप देखिए जितने नाम हैं इनके नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए परिभाषा, भाववाचक, यानी कि जो भाव को व्यक्त करे, जो क्या करे, वह शब्द जो भाव को व्यक्त करें वो क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु का जो भाव है, जो गुण है, जो दशा है, उसको जो प्रदर्शित कर रहा है वही क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हम आपको बताते हैं कुछ नाम को, जैसे आप देखिए शत्रुता। ये शत्रुता क्या है, शत्रुता एक अंदर का भाव है जिसे कोई देख नहीं सकता, ये दिखाई नहीं देता, इसे वो अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि भाव को कभी देखा नहीं जा सकता, भाव को केवल और केवल, भाव को सिर्फ केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपकी शत्रुता है तो आपके अंदर उसके प्रति शत्रुता का भाव आएगा, लेकिन उसी व्यक्ति की किसी दूसरे से मित्रता है तो जिससे मित्रता है उस व्यक्ति से, जिससे आपकी शत्रुता थी दूसरे व्यक्ति से, तीसरे व्यक्ति का दूसरे से क्या भाव आएगा, मित्रता का भाव आएगा। देखिए ये हो आप, ये हो गया आपका शत्रु, नहीं बैठती आपकी, लेकिन ये जो दूसरा है ये इसका मित्र है, मित्र है, तो इसके अंदर क्या है, मित्रता का भाव है, ये मित्रता का भाव ले चल रहा है, लेकिन ये शत्रुता का भाव। व्यक्ति कौन है, व्यक्ति एक है, एक ही व्यक्ति के प्रति एक मित्रता रख रहा है, दूसरा शत्रुता रख रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो दिखाई दे रहा है, भाव नहीं दिखाई दे रहा है, हम उसे जान सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो यही है भाव, और भाव को जो व्यक्त करता है जो नाम, वो क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। नोट करते चलेंगे आप, जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव का पता चले, भाव का लिखिए और भी लिख लीजिए, भाव, अवस्था, गुण आदि का पता चले, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब परिभाषा को नोट कर लीजिए। हम इसके ढेर सारे एग्जाम्पल आपको लिख देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए। जैसे कि मोटापा, मोटापा क्या है, मोटापा एक प्रकार का भाव है। मान लीजिए आप मोटे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि हम मोटे नहीं, हम तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, इतना मोटा नहीं होता, इतने पे मोटा नहीं होता, हमारे अंकल जी तो बहुत मोटे हैं, उतना मोटा कोई हो जाए तब मोटापा कहेंगे, हम तो अभी इतने से हैं, इतना तो तंदुरुस्त में आता है ना। तो मोटापा क्या है, मोटापा एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। ऐसे एक हो गया गरीबी, तो गरीबी क्या है, गरीबी भी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। कोई व्यक्ति जो गरीब है वो अपने आप को गरीब समझ रहा है, अपने से बड़े को अमीर समझ रहा है, लेकिन जो उससे बड़ा है वो जो है किसी तीसरे अपने से बड़े को देखकर खुद को गरीब समझ रहा है। तो गरीबी क्या है, एक भाव है, ये दिखता नहीं है, लोग अपने आप को समझते रहते हैं ऐसे। तो गरीबी भी एक प्रकार का भाव है। ऐसे ठंडी हो गई, जैसे ठंडी हो गई तो किसी को ठंडी लगती है, किसी को नहीं लगती है ना। ठंडी दिखती थोड़ी है कि भाई मैं आ रहा हूँ लगने के लिए आपको, नहीं, वो कोई अनुभव करते हैं। जैसे हमको फील होता है भाई ठंडी लग रही है तो हम कपड़े पहन लेते हैं, किसी को नहीं लगती है, उसी इन्वायरमेंट में हमारे साथ ही रह रहा है, वो नहीं कपड़े पहनता है, सीधी सी बात है। तो ये सारे ठंडी, गर्मी, गरीबी, अमीरी, मोटापा, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सारे आते हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस बिल्कुल हम लोग एकदम लास्ट पे पहुंच रहे हैं। अब हमारा आखिरी जो है बचा हुआ है वो है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा आप पढ़ लीजिए, इसके बाद आपका पांचों ये जो प्रकार है, ये पांचों प्रकार कंप्लीट हो जाएगा और आप जो है इसे एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज कर लेंगे तो ये आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए और समझ के रटी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं आंख बंद करके सीधा आप बस रटने बैठ गए। तो आंख बंद करके रटने से क्या होता है, चीज़ें फिर आपको भूलने लगती हैं। तो आपको समझना है पहले और समझने के बाद फिर आपको रटना है, ठीक है। तो हमारा जो 5वां नंबर था वो था समूहवाचक संज्ञा। अब हम लोग जो है समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। समूहवाचक संज्ञा आप नोट कर लीजिए हमारे साथ, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए
अब इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है समूहवाचक संज्ञा, जो क्या है, जो समूह को व्यक्त करे। क्या है? समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जो समूह को व्यक्त करे वही समूहवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्तियों का समूह हो या वस्तुओं का समूह हो, तो कोई भी समूह हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा झुंड। झुंड क्या है? झुंड एक प्रकार का समूह है। मनुष्यों का समूह भी झुंड हो जाएगा, पशुओं का समूह भी झुंड हो जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति इकट्ठे हो गए कई सारे, तो वो झुंड के अंतर्गत आ जाएंगे। तो झुंड हमेशा समूह को व्यक्त करता है ना। झुंड हमेशा समूह को व्यक्त करता है। जैसे सेना हो गई, सेना, तो ये भी सेना जो है समूह को व्यक्त कर रही है, क्योंकि सेना में कई सारे लोग होते हैं, कई आदमी होते हैं, तो ये सभी समूह को व्यक्त कर रहे हैं। सेना किसे व्यक्त कर रही है? समूह को व्यक्त कर रही है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे कि कक्षा। कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो जो कक्षा जो होती है वो समूह को व्यक्त करती है। उसमें कई विद्यार्थी होंगे, लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, कई ढेर सारे 20 होंगे, 25 होंगे, 50 होंगे, संख्या कुछ भी हो सकती है। तो ये समूह को व्यक्त कर रहा है। तो हमारी कक्षा क्या हो गई? समूहवाचक संज्ञा हो गई। जैसे मैं एक और लेता हूँ, पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या है? पुस्तकालय यानी पुस्तकों का घर, जिसमें पुस्तकें बिल्कुल विशाल मात्रा में भरी हुई हैं, वो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय हो जाएगा। तो पुस्तकालय भी एक प्रकार का कैसा हो गया? आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो ऐसे कई सारे नाम हैं, आपको बस समझना है छोटे थोड़े एग्जाम्पल के साथ में। बाकी जब आप पढ़ोगे तो उन नामों को आप पढ़िएगा, आपको वो मिलेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। मेन मोटो ये है कि आप समझिए, है ना। अब मैं इसको मिटा के अब इसको परिभाषा के साथ आपको बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा परिभाषा के साथ मैं अगर बहुत एग्जाम्पल देने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता बहुत लंबी वीडियो हो, इसलिए मैं अब परिभाषा को लिखता हूँ। समूहवाचक संज्ञा क्या है? आप नोट करिए, वह शब्द जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को प्रदर्शित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा। आप नोट कर लीजिए, संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया वही आप नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। जैसे कि आपका क्या हो गया, हमने बताया आपको सेना, पुस्तकालय, और आपका हो गया कक्षा, एटसेट्रा। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या कराया, एक बार आप सुन लीजिए। हमने आपको कराया संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार बताया। अगर संज्ञा के प्रकार आपसे मुख्यतः पूछे तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आपसे जनरली केवल संज्ञा पूछे कितने प्रकार की होती है, तो वो आपको लगाना है 5 प्रकार की। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ये रहे आपके संज्ञा के 5 प्रकार, और इन 5 प्रकार को हमने डिटेल में आपको जो है यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद संज्ञा के एक और प्रकार जो आता है वो है व्युत्पत्ति के आधार पे, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, आपको वो भी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। तो व्युत्पत्ति के आधार पे भी हम आपको बताएंगे, इसके लिए इसको भी मिटाना पड़ेगा। व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के प्रकार भी आप जानते रहिए। देखिए व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति होता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पे अगर आपसे पूछे, व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पे जो संज्ञा होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? नोट करेंगे आप यहाँ पे। पहला रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। तो अगर आपसे व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 3। पहला रूढ़ संज्ञा, दूसरा यौगिक संज्ञा, और तीसरा क्या होता है? ये योग रूढ़ संज्ञा। अब इनके अलग अलग क्या पहचान है आप ये भी जान लीजिए। जो रूढ़ का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, अगर आप तोड़ दोगे तो कोई सार्थक शब्द नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई आपके साथ नाम लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया
राम। अभी तो राम एक शब्द है, सार्थक शब्द है जिसका अर्थ निकल रहा है, एक नाम है। लेकिन अगर इसी राम को मैं तोड़ूं, राम शब्द को, तो रा मा प्लस आ, क्या इन अलग अलग शब्दों के कोई अर्थ निकल रहे हैं? कोई अर्थ नहीं निकल रहे हैं। तो ये जो शब्द है ये क्या है? ये निरर्थक है। तो इसकी परिभाषा ही यही है रूढ़ की, कि जिन शब्दों को तोड़ने पे कोई सार्थक अर्थ ना निकले वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा, अभी जैसे यौगिक हो गया, तो यौगिक में जब आप शब्द को तोड़ोगे तो आपको सार्थक अर्थ मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, विद्यालय। अब ये विद्यालय लिखा है, अगर आप विद्यालय को तोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा? विद्या प्लस आलय। देखिए, विद्या प्लस आलय, इसका भी सार्थक अर्थ है, इसका भी सार्थक अर्थ। आलय मतलब होता है घर, और विद्या मतलब विद्या। तो विद्या का घर मतलब विद्यालय। यानी कि जिन शब्दों को तोड़ने पर उसके सार्थक अर्थ निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? यौगिक। और जिनको तोड़ने पर सार्थक अर्थ ना निकले वो क्या कहलाते हैं? रूढ़। और तीसरा हमारा है योग रूढ़। तो योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ बेसिकली होता है यौगिक ही, यानी कि ये यौगिक शब्द ही होता है, लेकिन इसका जो शब्दों का अर्थ होता है वो शब्द का अर्थ ना होकर एक विशेष अर्थ होता है। विशेष अर्थ का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं आपसे कहूँ पीताम्बर। पीताम्बर, देखिए पीताम्बर को आप तोड़ोगे तो पीत प्लस अंबर टूट जाएगा। कैसे? पीत प्लस अंबर। और इन दोनों के सार्थक अर्थ भी हैं, टूट भी रहा है, सार्थक अर्थ भी है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो एक अलग लिया जाता है। वो क्या है? कि पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण, है ना। तो ये देखिए, इस शब्द से हट के अलग आपको अर्थ लिया गया, इसलिए इसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। इसलिए इसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे, तो हम आपको बताते हैं इसका अलग अलग तरीके से। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए, अब मैं रूढ़ की परिभाषा को लिखता हूँ। आप लिखिए, वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े ना किए जा सके, है ना, सार्थक टुकड़े ना किए जा सके, वे क्या कहलाते हैं? वे रूढ़ संज्ञा कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने आपको बताया, जैसे पर, कमल, तो ये जो शब्द हैं इनका जब आप तोड़ोगे तो इनका कोई सार्थक खंड नहीं मिलेगा आपको। पा और रा, पर को तोड़ोगे पा प्लस रा, क्या पा का कोई सार्थक अर्थ है? नहीं है। रा का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं मिलेगा आपको। देखिए, पा प्लस रा, तो बताइए क्या इसके अलग अलग सार्थक अर्थ कोई मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हो गया, इन शब्दों को जब हम तोड़ते हैं तो कोई सार्थक हमें अर्थ नहीं मिलते, इसलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं? इन शब्दों को रूढ़ संज्ञा कहते हैं। कैसी संज्ञा? रूढ़ संज्ञा। ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा जो प्रकार है मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या है? यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा। तो यौगिक संज्ञा क्या है? इसमें जो है शब्दों के सार्थक खंड हो जाते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, वे शब्द जिनके सार्थक खंड या टुकड़े किए जा सकें वो क्या कहलाते हैं? वे यौगिक संज्ञा कहलाते हैं। यौगिक संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप नोट कर लीजिए, जैसे कि विद्यालय, पुस्तकालय, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या का भी सार्थक अर्थ है और आलय का भी सार्थक अर्थ है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई यौगिक संज्ञा की? वह शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सके यौगिक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कि विद्यालय और पुस्तकालय। तीसरा आपका होता है जो योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ संज्ञा, तो योग रूढ़ संज्ञा बेसिकली होते यौगिक हैं, यानी कि ये यहाँ पे लिखिए आप, वे यौगिक शब्द, वे यौगिक संज्ञा नोट करिए, वे यौगिक संज्ञा जिनके जो नाम होते हैं
जिनका साधारण अर्थ न लिया जाता हो, उनका एक विशेष अर्थ लिया जाता हो, जिनके शब्दों को सीधा अर्थ न लेकर किसी विशेष अर्थ को लिया जाए, अर्थ को लिया जाए, वह क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिएगा जलज, पंकज, पंकज। अब देखिए जलज जो जल में उत्पन्न हुआ हो, पंकज जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ हो, अर्थात कमल, है ना, क्या हो गया? कमल। और जलज जो जल में उत्पन्न हुआ हो अर्थात कमल, ये एक पर्यायवाची है कमल की। पंकज, जलज, ऐसे ढेर सारे नाम आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब हो गया चक्र है जिसके हाथ में, लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया? विष्णु जी, जिसके हाथ में चक्र है अर्थात विष्णु जी। तो यहाँ पे जो शब्द का अर्थ डायरेक्ट ना लेकर किसी विशेष अर्थ को लिया जाता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं योगरूढ़ संज्ञा। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी? आप देखिए मैंने जो है पूरा आपको संज्ञा को पढ़ा दिया, संज्ञा ख़त्म हो गया। अब संज्ञा इससे बाहर जो है नहीं है कुछ, इतना ही है संज्ञा। अब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, उसमें आपको जो है सभी क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे, ऐसे सभी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। और क्लासेज आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को आप ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसे जो है अदर जो रिलेटेड ग्रुप हैं, स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, आपके फ्रेंड्स लोग हैं, उनको शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक जो है इसके सब्सक्राइब हो और लोगों को देखने को मौका मिले, लोग देखें इसे और इसका लाभ लें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। इस क्लास को देखिए आप, ये क्लास यूपी पुलिस हो गई, वीडियो हो गया, पेट का एग्ज़ाम हो गया, टेट हो गया, मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है और ये संज्ञा आता है, उन सभी में ये बिल्कुल रामबाण क्लास है। मैंने बहुत ही कम समय में आपको कंप्लीट ये संज्ञा चैप्टर को करा दिया है। तो आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।